आज 24 के चक्रवर्ती की शुरुआत के साथ ही आज की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना के साथ शुरुआत करेंगे। उस राजनीतिक घटना को समझने के लिए बस ये शब्द ही काफी है। बिना किसी को खबर किए चुपचाप मोदी के मोहन आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में सरकार की तस्वीर साफ हो चुकी है। लंबे समय से चली आ रही जद्दोजहद आज खत्म हुई, विराम लगा है। विधायक दल की बैठक के बाद यह तय हुआ कि सूबे की कमान मोहन यादव के हाथों में होगी। मोहन यादव का नाम सामने आते ही सभी राजनीतिक पंडितों के भी सारे गुणा और गणित फेल साबित हो गए। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि कौन है मोहन यादव, क्या कुछ है इनकी कुंडली, ये भी आप समझिए। वो उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और शिवराज सिंह सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव के नाम पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगी। साल 2013 में वो पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक बने। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उज्जैन दक्षिण सीट से जनता ने उनको विधायक चुना। 2 जुलाई 2020 को शिवराज सिंह चौहान सरकार में वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए और उनको उच्च शिक्षा मंत्री का कामकाज सौंपा गया। उनकी छवि हिंदूवादी नेता की रही है और मोहन यादव आरएसएस के भी करीबी माने जाते हैं। 25 मार्च 1965 को उज्जैन में जन्मे मोहन यादव ने बीएससी, एलएलबी, पॉलिटिकल साइंस में एमए और साथ ही एमबीए और पीएचडी भी की हुई है। तो ये पूरी डिटेलिंग हो गई मोहन यादव को लेकर। मध्य प्रदेश में सीएम के नाम की घोषणा होते ही डिप्टी सीएम के नाम भी बता दिए गए। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया, जबकि सीनियर लीडर यानी नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष वहां चुना गया है। जगदीश देवड़ा एमपी सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। मल्हारगढ़ विधानसभा से वो चुनाव जीते। राजेंद्र शुक्ल 2003 में पहली बार चुनाव जीते। रीवा विधानसभा से वो विधायक बने। सीएम पद की रेस में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे पहले सामने आया। लेकिन मोहन यादव को सीएम बनाए जाने से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। सीएम बनने के बाद मोहन यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी का सहयोग मुझे मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को बीजेपी ने सीएम बना दिया है। तो मध्य प्रदेश के नए जो सीएम बनाए गए हैं वो हैं डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार हमेशा चलती है और यहाँ भी इसी बात को प्रूव किया गया। बीजेपी और आला कमान जिस तरीके से सोच के साथ आगे बढ़ती है, किसी को कानों कान खबर नहीं होता। विधायक दल की मीटिंग होती है और मीटिंग के फौरन बाद जो चेहरा सामने आता है वो बिल्कुल सोच से परे था। वो चेहरा था डॉक्टर मोहन यादव का। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के में लिए ऐसे आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। तो मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब आपको एक पोस्टर दिखाते हैं। ये पोस्टर है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे मोहन यादव के घर का, जहां आप लिखा हुआ देख पाएंगे कि ईश्वर पर संपूर्ण निश्चय हो तो तूफान भी तोहफे बन जाएंगे। और आज बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है। मोहन यादव के साथ यही चीज हुई है। ईश्वर पर संपूर्ण निश्चय तो तूफान भी तोहफे बन जाएंगे। और ये इशारा जो है वो सतत इसी का है कि इस विश्व में, इस दुनिया में कुछ भी संभव है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है साल 2021 की, लेकिन उससे पहले ये डॉक्टर मोहन यादव के घर के बाहर जो तस्वीर लगी है उस पर आप नजरें इनायत करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि विश्वास से बड़ा कुछ नहीं होता। और यही वजह है कि अथक प्रयास और मेहनत के बाद जो विश्वास ईश्वर के ऊपर था वो डॉक्टर मोहन यादव के लिए काम करता हुआ नजर आया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गुजरात
चुनाव के वक्त की है। और जैसे कि हमारे सीओ हैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा, वो कहते भी हैं जब भी बात गुजरात की होती है और जब भी बात बीजेपी की स्ट्रैटेजी की होती है तो इसी बात का जिक्र उन्होंने हमेशा किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में जब सीएम का चयन होना था तो जो वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो सबसे पीछे ही बैठे हुए थे और जब वहां पर्यवेक्षक पहुंचे तो सबने उन्हें ढूंढा और ढूंढकर उन्हें जब आगे आने की बात कही गई कि वो आगे के रो में बैठे तो उस समय उन्होंने कहा कि मेरी जरूरत नहीं है, मैं तो पीछे बैठता हूं। लेकिन फिर कैसे गुजरात का सीएम चुना गया उन्हें, वैसी ही कुछ तस्वीर आज भी मध्य प्रदेश में नजर आई है। कहां तीसरे रो में बैठा हुआ वो आखिरी शख्स अचानक सेंटर में आ गया और अब मध्य प्रदेश की कमान जो है वो डॉक्टर मोहन यादव को मिल गई है। अब गुजरात की उस तस्वीर के बाद आज की ये तस्वीर देखिए। जब सीएम के नाम की घोषणा से पहले एक फोटो सेशन हुआ, उस फोटो सेशन में प्रहलाद पटेल को देख करके ऐसा लगता है कि उनकी भाव भंगिमा कुछ ऐसी थी कि मानो उन्हीं के नाम की घोषणा होने जा रही हो, लेकिन हुआ उससे बिल्कुल उलट। तीसरे रो में बैठे मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है। ये हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि ये आप बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ बैठा हर एक शख्स यही सोच रहा होगा कि शायद वो सीएम बन सकता है। तो जिस तरह की गरिमा इस पार्टी के अंदर मेंटेन रही है और जो लीडरशिप क्वालिटी रही है बीजेपी की, वो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये जो हम आपको फोटो दिखा रहे हैं वो डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर है जो अब मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को ये इल्म भी नहीं था कि आज उनके साथ तकदीर कुछ ऐसा खेल खेलने वाली है, विधाता ने कुछ ऐसा रचा है उनके लिए, और ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रहा है। विधायक दल की जो मीटिंग हुई है उससे फौरन पहले ये फोटो सेशन जिसमें आपको डॉक्टर मोहन यादव तीसरे रो के आखिर में बैठे हुए दिखेंगे। मोहन यादव के नाम का ऐलान होने के साथ ही पर्यवेक्षक रहे मनोहर लाल और मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उनके परिवार की तरफ से भी कुछ रिएक्शंस आए हैं, वो भी आप सुन लीजिए। बहुत प्रसन्नता का दिन है क्योंकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना काम शुरू किया था और जो भी दायित्व पार्टी ने, चाहे विद्यार्थी परिषद में रहकर, चाहे विकास प्राधिकरण में रहकर, चाहे संगठन में रहकर या सत्ता में रहकर, उनको जो भी जिम्मेदारियां दी है बखूबी उन्होंने निभाई है और सहजता, सरलता से और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक सबसे मिलते हैं। घर में सबसे छोटे हैं, जहाँ भी खड़े होते हैं माहौल खुशनुमा हो जाता है। तो उसी सहजता से, सरलता से ये बड़ी जिम्मेदारी भी पार्टी के वरिष्ठों के मार्गदर्शन में वो निभाएंगे, ऐसा पूरा। दादा वो बन गए मुख्यमंत्री, आज कैसा लग रहा है? बिल्कुल मुख्यमंत्री बन गए दादा। अच्छा लग रहा है। हाँ। मैंने सोचा भी नहीं था कभी सपना में ऐसा दिन आएगा। हाँ। और ये मेरे जमाने में स्कूल नहीं था, मैंने जानवर चराए और इनको एक सालग्राम जी ने रख लिया। हाँ। ऊपर वाले की मेहरबानी। और अब सवाल ये उठता है कि राजस्थान में अब क्या कुछ होने वाला है। बीजेपी ने पहले छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और एमपी में मोहन यादव का सीएम पद के लिए नाम फाइनल करके सबको चौंकाया है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो है राजस्थान को लेकर। अब सबकी नजर राजस्थान पर टिक गई है। अभी ये बात कही जाने लग गई है कि क्या राजस्थान में भी बीजेपी सीएम पद के लिए कोई चौंकाने वाले नाम की घोषणा कर सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थिति हमने देखी, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हुआ हमने देखा, और अब राजस्थान में क्या फाइनल होने वाला है। मध्य प्रदेश को आज उसका नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, लेकिन राजस्थान में अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। इसी बीच राजनीतिक पंडितों के विश्लेषणों का घोल कुछ सवाल खड़े करता है, और वो सवाल कुछ ऐसे है कि क्या इस फैसले की झलक राजस्थान में नजर आएगी। मतलब कि क्या राजस्थान में भी 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या राजस्थान में भी संघ के किसी करीबी को ही कमान सौंपी जाएगी, या फिर राजस्थान में भी कोई ऐसा चेहरा सीएम बन सकता है।
इनके नाम पर अभी भी चर्चा हो रही है या नहीं, ये एक गंभीर सवाल है, क्योंकि देखिए जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है, इसकी तस्वीरें हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देख ली। क्या राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही आला कमान ने राजस्थान के लिए भी कोई नाम फाइनल किया हुआ है और सिर्फ इंतजार है विधायक दल की उस मीटिंग का, जब पर्यवेक्षक वहां पहुंचेंगे, ये मीटिंग होगी और शायद कोई अलग ही चेहरा, कोई अलग ही नाम बीजेपी प्रस्तावित कर दे और राजस्थान की सीएम की कुर्सी पर किसी नए नाम को, किसी नए चेहरे को रखे। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैडम लगातार कोशिशें कर रही हैं कि इस बार मुख्यमंत्री वो बने, लेकिन वहां होने वाला क्या है, ये तमाम चीजें, ये तमाम सवालों की जो जवाब हैं वो इस वक्त अगर किसी के पास है तो वो है बीजेपी आला कमान के पास। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जितनी जल्दी बहाल किया जा सकता है कर देना चाहिए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 370 युद्ध जैसी स्थिति में एक अंतरिम प्रावधान था और इसके टेक्स्ट को देखें तो पता चलता है कि ये अस्थायी प्रावधान था। जो उस समय के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने ये फैसला लिया था कि 370 लागू रहेगा और 35A लागू रहेगा। इसी का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कुछ और अहम बातें आपको बतानी जरूरी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 तय प्रक्रिया को अपना करके राज्य के किसी हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की इजाजत देता है। ऐसे में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का केंद्र का फैसला सही है। केंद्र ने आर्टिकल 370 में बदलाव से पहले आर्टिकल 368 यानी 367 में संशोधन करके इससे कानून के चौथे क्लॉज में 2 बातें जोड़ी गई थी। क्या थी वो बातें? पहली बात थी, जम्मू कश्मीर सरकार का मतलब राज्यपाल होंगे और जम्मू कश्मीर के संविधान सभा का मतलब यहाँ की विधानसभा होगी। दूसरी बड़ी बात, राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा की जगह संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं। इसके बाद इसी कानून की मदद से संसद ने सिफारिश की और राष्ट्रपति के आर्टिकल 370 यानी आर्टिकल 370(1) को छोड़ करके बाकी सारे प्रावधान को खत्म करने के आदेश जारी उस वक्त कर दिए गए थे। और अब इस मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है, कौन से सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ पुनर्विचार याचिका की सुनवाई फैसला करने वाले बेंच के सामने ही बंद कमरे में होती है। कई बार याचिकाकर्ताओं की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की खुली अदालत में भी रिव्यू मामले की सुनवाई की जाती है। आर्टिकल 370 मामले में फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ के एक सदस्य जस्टिस कौल दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे। इसलिए यदि कोई भी रिव्यू दायर हुई तो उसकी सुनवाई के लिए नए सदस्य के साथ बेंच का गठन चीफ जस्टिस करेंगे। मुख्य मामले की लिस्टिंग और सुनवाई में कई साल लग गए। ऐसे में रिव्यू की सुनवाई में भी संभवतः देरी हो सकती है। रिव्यू मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास सीमित मामला होता है, इसलिए उसमें याचिकाकर्ताओं को विशेष राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। हालांकि एक मामले में 2 विरोधाभासी फैसले हों तो न्यायिक आदेश से बड़ी बेंच का गठन किया जा सकता है। मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों में से किसी पक्ष को 7 जजों की बेंच से सुनवाई की मांग करनी चाहिए थी। संविधान पीठ के 5 जजों के विस्तार के फैसले के बाद अब 7 जजों की बेंच गठित होने की संभावनाएं भी नहीं बची। संपूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के संसद और केंद्र सरकार के अधिकार के बारे में भविष्य में 7 जजों के संविधान पीठ में सुनवाई संभव है, इसकी संभावनाएं बनती है। अब कौन किसकी तरफ से बैटिंग कर रहा था, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम और इनके साथ 16 वकील शामिल थे। सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इनके साथ 5 और सरकारी वकील। सरकार के समर्थक जो थे वो थे वकील हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी और उनके साथ कुल 7 और वकील जुड़ करके इस पर काम कर रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर के AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं।
तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा